हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी अपनी पाठशाला में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज कि मेंस की तैयारी कैसे करें और उसकी स्ट्रेटजी क्या हो। क्योंकि हमने इस बार 66 की पीटी परीक्षा दे रखी है, हमारे सभी स्टूडेंट्स ने दे रखी है। तो चूँकि मेंस का एग्ज़ाम मार्च में ही होना है तो समय कम है, और इस कम समय में आप कैसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे कि अधिक से अधिक अंक प्राप्त किया जा सके, इसकी व्याख्या हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्योंकि जब तक हमारे पास एक अच्छी रणनीति नहीं रहेगी और अच्छा सिलेबस का ज्ञान नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार से पढ़ने की कोई अंत नहीं है और कोई सीमा नहीं। हम पढ़ते ही जाएंगे और हमें लगेगा कि अंततः एग्ज़ाम आ गया, और उस समय लगेगा कि कुछ ना कुछ हमसे छूट गया है। तो सबसे ज़रूरी है कि एक लिमिटेड टाइम में किस तरीके से कौन से विषय को और किस प्रकार समय दिया जाए, उसको देखा जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पूरे मेंस में कितने प्रश्न हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं और किस तरह से उन पे कमांड किया जा सकता है। मुख्यतः मेंस के एग्जामिनेशंस में सामान्य हिंदी 100 नंबर का है, 300 अंक और 300 अंक यानी 600 अंक का सामान्य ज्ञान का पेपर है, सामान्य अध्ययन का पेपर है, और 300 अंक का वैकल्पिक विषय है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र। अब सामान्य हिंदी इसलिए ज़रूरी है कि उसमें अगर हम पास नहीं होंगे तो हमारा आगे का पेपर नहीं जांच होगा। तो उसमें कैसे पढ़ें, उसके लिए उसमें जो पूछा जाता है मुख्यतः निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण। इसमें जो 10th क्लास की हमारी जानकारी है उसी के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। 10th क्लास में चाहे हम बिहार बोर्ड से पढ़े हों या फिर सीबीएसई से पढ़े हों, हर स्तर पे हिंदी के लिए एक जानकारी होती है, और उसी जानकारी के आधार पे जो हमारे बीपीएससी में मेंस में प्रश्न आते हैं वो होते हैं। सामान्यतः 4-5 निबंध दिए होते हैं, जिसमें से 1 या 2 निबंध लिखना होता है। उसके साथ साथ व्याकरण के जो अंश दिए होते हैं उसमें वाक्य बनाना है, वाक्य शुद्ध करना है, फिर विपरीतार्थक शब्द है, एक का अनेक शब्द है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। संज्ञा, समास, सर्वनाम, इनकी कुछ परिभाषाएं कभी कभी पूछी जाती हैं, और साथ ही आपके वाक्य विन्यास और संक्षेपण के प्रश्न होते हैं। इसके लिए हम किस किताब को पढ़ें? सामान्य रूप से जो वासुदेव नंदन प्रसाद की जो बुक है वो मान्य होती है, और उसमें जो दिया हुआ है वो सफिशिएंट है। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को पढ़ना हो तो वो पृथ्वीनाथ पांडे की किताब व्याकरण की ले सकता है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वासुदेव नंदन प्रसाद और पृथ्वीनाथ पांडे, ये 2 किताब हम ले सकते हैं हमारे हिंदी की तैयारी के लिए। उतना पढ़ लेने से सफिशिएंट है, और उसमें भी हम 4-5 साल के प्रश्नों को आप हल करना ज़रूर ही कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि एक बार संज्ञा की परिभाषा पूछा है तो दूसरे बार सर्वनाम की परिभाषा पूछ दिया है, अगली बार विशेषण की परिभाषा पूछ दिया गया है, या भर क्रिया वगैरह के बारे में पूछ दिया गया है। तो हमें जो इसके सीरीज़ आ रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आवश्यक है, और इसे अगर आप 1-2 बार हल कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत नहीं होनी है। दूसरा हम आते हैं, महत्वपूर्ण है हमारा सामान्य अध्ययन। इसके 2 पेपर हैं। 2 पेपर में प्रथम पेपर में 300 अंक का जो है उसमें भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, जिससे 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न लिखने होते हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व और घटनाक्रम, इससे भी 3 प्रश्न लिखने होते हैं, और सांख्यिकी, आरेखन एवं चित्रण, इससे 2 प्रश्न लिखने होते हैं। अब इतिहास एवं संस्कृति में पूछता क्या क्या है? मुख्य रूप से इतिहास में बिहार का इतिहास और भारत का इतिहास, इसको इंक्लूड करके पूछा जाता है। इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे कि 1857 का विद्रोह, 1922 असहयोग आंदोलन, 1942 इत्यादि ये पूछे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, किसान आंदोलन, इसके साथ साथ प्रेस की भूमिका,
प्रौद्योगिकी का महत्व, ये टॉपिक हमारे इतिहास से मुख्य रूप से रहते हैं, जिस पे प्रश्न आते रहते हैं। 3 व्यक्तित्वों को भी इसमें लिया जाता है जो कि भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। उसमें मुख्य रूप से 3 व्यक्तित्व को अल्टरनेट करके पूछा जाता है। वो 3 व्यक्तित्व हैं महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके से इतिहास का ही एक पक्ष हो जाता है जो जिन लोगों ने इतिहास की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसमें से 3 को लिया गया है, गांधी, नेहरू और टैगोर। इसमें से किसी एक से प्रश्न रहता ही रहता है। तो अगर हम रणनीति बनाते हैं तो इतिहास पे ये होता है। और संस्कृति, जब हम संस्कृति की बात करेंगे तो उसमें मुख्य रूप से बिहार की संस्कृति को लिया जाता है, जिसमें मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, इससे प्रश्न मुख्य रूप से पूछा जाता है। क्योंकि बिहार की एक और अत्यधिक महत्वपूर्ण कला रही है मधुबनी पेंटिंग। अभी तक इससे प्रश्न पूछा तो नहीं गया है, लेकिन न पूछे जाने की संभावना भी नहीं है। कभी भी इस पे प्रश्न, चूंकि ये बिहार से ही है तो इससे पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ बिहार चूंकि झारखंड से अलग हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ विद्रोह हैं जिसको पूछा जाता है। वो विद्रोह हैं संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। यद्यपि झारखंड से अलग हो गया है, लेकिन बिहार के इतिहास में यह है, इसलिए अभी भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, यह अछूता नहीं है। तो इस प्रकार हमारे विद्रोह, आंदोलन, प्रेस की भूमिका, इसके साथ साथ महिलाओं का योगदान भी, महिलाओं का योगदान जो स्वतंत्रता संग्राम में रहा है, इससे भी प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक रह जाता है। तो इन टॉपिक्स को अगर हम कवर कर लेते हैं तो वो किसी भी एग्जाम में लिखने में हम पीछे नहीं रहेंगे और हमारा कवर हो जाएगा, हम लिखने में सक्षम हो पाएंगे। अब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और वर्तमान घटना चक्र के विषय में बात करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम के जो मेंस हुआ है उसके पूर्व के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके क्वेश्चंस हम उठा के जब देखते हैं तो 1 साल का पूरा घटनाक्रम, उस पर अगर हम अपनी पहुंच बना लेते हैं, अपनी पकड़ बना लेते हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न हम लिख सकते हैं। और इससे संबंधित प्रश्न अप्लाइड प्रश्न भी रहते हैं, जिसपे हम उसकी थ्योरी और अप्लाइड को मिला के आंसर लिख सकते हैं। इसमें भी 3 प्रश्न होते हैं। और सांख्यिकी आरेखन में मुख्य रूप से पहले जो प्रश्न होते थे उसमें वृत्त बनाने के लिए दिया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान का जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो या तो दंडारेख दिया रहता है और उसके आधार पे कुछ प्रश्न दिए होते हैं, उन्हें सॉल्व करना होता है, उन्हें बनाना होता है। या फिर कोई वृत्त दे दिया गया, उस वृत्त के आधार पे तुलनात्मक दूसरा वृत्त दे दिया गया और उसके आधार पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है, उसको बनाना होता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि बेसिक जानकारी मैथमेटिक्स की हम अवश्य सीख लें। यदि जिनको नहीं आता है वो भी समय निकाल के 2 घंटे प्रतिदिन मैथ पे जरूर दें, क्योंकि इसमें बेसिक मैथमेटिक्स जो कि परसेंटेज है, लाभ हानि है, उसको निकालना आना अति आवश्यक है। यदि हम इन चीज़ों पे ध्यान दे देंगे तो हमारे सांख्यिकी के प्रश्न सॉलिड रूप से बन जाते हैं और उसमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। इतिहास के लिए मुख्य रूप से जिस तरह से मैंने बताया कि स्ट्रेटजी ज़रूरी है, इतिहास के लिए मुख्य रूप से अगर भारत का इतिहास पढ़ना है तो इसमें आधुनिक इतिहास ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो उसके लिए एस.के. पांडे, बिपिन चंद्रा की पुस्तक सफिशिएंट है। और इम्तियाज़ अहमद की बिहार से संबंधित कोई एक बुक उठा लेंगे, उससे पढ़ लेंगे तो वो सफिशिएंट है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए आपको एक मैगजीन कम से कम, और बिहार उसमें, चूँकि इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहते हैं, तो किताबों के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना भी अति आवश्यक है। तो एक डेली न्यूज़पेपर जो कि लोकल हो, दूसरा कोई भी पत्रिका, इसमें आप दृष्टि का पत्रिका हो, प्रतियोगिता दर्पण हो या क्रॉनिकल हो, इस तरह की और भी कंपटीशन सक्सेस वगैरह जो भी आपको सूटेबल लगे, जो आपको समझ में आए, जिसकी भाषा आपको समझ में आए, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और उस पर आप अपनी तैयारी उस पर बना सकते हैं। सांख्यिकी आरेखन और चित्रण के लिए एस.पी. सिंह की एक बुक आती है,
SP सिंह की बुक है। इसके साथ साथ और भी प्रकाशन स्पर्धा और भी कई प्रकाशन के बुक्स आ गए हैं मार्केट में, जो आपको सॉल्व पेपर भी देते हैं और उसके साथ साथ नए नए मॉडल पेपर भी तैयार करके देते हैं और मेथड्स भी बताते हैं। तो आप जिस किताब को देखें, आपको अगर मोटी किताब पढ़नी पसंद है तो आप SP सिंह के साथ जा सकते हैं, आपको अगर पतली किताब पसंद है तो आप स्पर्धा और इस तरह के जो प्रकाशन के नए बुक्स आए हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपको समझ किससे आ रही है। अब हम आते हैं दूसरे पत्र पे कि दूसरा पत्र क्या है। अगर ये हो गया हो तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको हम मिटा दें। हमारा सेकेंड पेपर, अब सेकेंड पेपर के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 3 प्रश्न रहेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल से संबंधित 3 प्रश्न रहेंगे और भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित 2 प्रश्न रहेंगे। इनकी तैयारी कैसे करें? व्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि हम किताबों के अध्ययन के साथ साथ डेली न्यूज़पेपर का भी अवलोकन करें, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भारत के साथ साथ बिहार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो प्रक्रिया है उसको हम बुक्स के द्वारा जो पढ़ा हुआ है उससे लिखेंगे और जो अप्लाइड पोर्शन है वो चूँकि हमने पहले से अपने न्यूज़पेपर्स का अध्ययन किया हुआ रहता है, उस पर डिस्कशन किए हुए रहते हैं, तो उससे जो चीज़ें उभर के आती हैं उसको लिखना होता है। भारत के लिए M लक्ष्मीकांत की पुस्तक बहुत ही सफिशिएंट है, परंतु उसके साथ साथ चूँकि कुछ पुरोधा हैं हमारे, उनको हम दरकिनार नहीं कर सकते। सुभाष कश्यप और DD बसु, इनकी पुस्तक सर्वमान्य मानी जाती है, लेकिन चूँकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है तो M लक्ष्मीकांत की पुस्तक सफिशिएंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल के लिए इसमें मुख्य रूप से बिहार से ही संबंधित प्रश्न भूगोल का रहता है। तो भूगोल पे जो हम कोई भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन स्पर्धा की है या फिर विवाद पैनोरमा की है, उसको अगर हम अच्छे से अवलोकन करते हैं और साथ साथ आर्थिक समीक्षा को हम इसमें अवश्य ही आर्थिक समीक्षा, बजट, विवाद पैनोरमा या फिर स्पर्धा की बिहार से संबंधित पुस्तक है और इम्तियाज़ अहमद की जो पुस्तक है बिहार पे, इसको हम ले सकते हैं। इसमें आर्थिक समीक्षा हम बिहार का भी पढ़ेंगे और इंडिया का भी पढ़ेंगे और बजट भी बिहार का भी पढ़ेंगे और इंडिया का भी पढ़ेंगे। तो इसको तैयार करने में हमें थोड़ी मेहनत, इकोनॉमिक पोर्शन को तैयार करने में थोड़ी मेहनत लगती है और उसको एक बार तैयार करने से अगली बार से हमेशा इसको हम सिर्फ अपडेट करना होता है। इसके साथ साथ अगर हम इसके जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उस पे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, इसको अगर देख लेते हैं, या दृष्टि का भी अभी आया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था करके। इसके अलावा और कोई भी बुक हो आपके पास जो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकें, कम समय में पढ़ सकें, चाहे मिश्रापुरी हो, रुद्रदत्त सुंदरम की हो, तो उसको हम देख सकते हैं, उसके टॉपिक्स को आप देख सकते हैं और इससे आपके ये पोर्शंस तैयार हो जाएंगे भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था की। और नेक्स्ट आता है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। इसके लिए हमें जो हमारी पत्रिकाओं का सार रहा है उसी का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो मुख्यतः अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं। इन अप्लाइड क्वेश्चंस को जब तक हम थ्योरी को अच्छे से समझे नहीं रहेंगे उसको हम नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है, जो कि विवाद पैनोरमा की भी आती है विज्ञान प्रौद्योगिकी पे, और भी बाज़ार में बहुत सारी पत्रिकाएं हैं। दृष्टि का भी जो हमारा मेंस से संबंधित प्रश्न रहता है या विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित हमारा स्पेशल प्रकाशन भी होता है कई पत्रिकाओं में, तो उनको अगर हम एक बार देख लेते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न हमारे बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे सामान्य अध्ययन के द्वितीय पत्र के भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल और भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, इसको हम तैयार कर सकते हैं। और इससे संबंधित जो पिछले साल के प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम अवश्य देख लेंगे। उनके लिए भी हमें नोट्स बना के और डिस्कशन करना होगा अपने सहपाठियों से या गुरुजन जो भी हैं उनसे। अगर आपको डिस्कशन करना है वो ज़रूरी होता है ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बन सके। इसके बाद
उन प्रश्नों को बार बार लिखने की प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन हमें लगता है कि हमने प्रश्न लिख तो लिया है और हमें याद भी हो गया है, लेकिन जब हमें 3 घंटे में लिखने का अवसर आता है तो कई चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है कि आप ससमय अपने प्रश्नों को, जो 8 प्रश्न लिखने हैं, उन 8 प्रश्नों को आप लिख पाते हैं या नहीं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, सभी स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप बार बार प्रश्नों को 3 घंटे बैठ के 8 प्रश्न लिखने का अभ्यास अवश्य ही करें। अब हम आते हैं वैकल्पिक विषय पे। ये जो वैकल्पिक विषय है, पहले इसके 2 प्रश्न हुआ करते थे, 2 प्रश्न पत्र हुआ करते थे, लेकिन अब इसका एकमात्र एक ही पत्र होता है जो कि 300 अंक का है। इसकी तैयारी भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सामान्य अध्ययन के फर्स्ट और सेकंड पेपर के साथ साथ यह जो है, यह आपके एग्जामिनेशन और आपके इंटरव्यू के बाद के जो आपको अपग्रेड करने का काम वैकल्पिक विषय के मार्क्स करेंगे। तो वैकल्पिक विषय में आपको करना क्या है, उससे संबंधित सिलेबस, जो भी आपका विषय है, माना अर्थशास्त्र है, इससे संबंधित जो भी सिलेबस बीपीएससी का दिया हुआ है, उस सिलेबस को सबसे पहले कंठस्थ करना है। उस सिलेबस को कंठस्थ करने से फ़ायदा क्या होगा, इसका एक पार्ट जो होता है वो थ्योरी का होता है, वो किसी भी सब्जेक्ट में होता है, चाहे आप समाजशास्त्र में जाएं, चाहे आप फिलॉसफी में जाएं, और दूसरा पार्ट जो होता है अप्लाइड होता है। इस अप्लाइड को भी इसी पत्र में अब शामिल कर लिया गया है। जैसे मान लिया जाए अर्थशास्त्र का एक पेपर हमारा हो जाता है थ्योरी से संबंधित, दूसरा पेपर हो जाता है इंडियन इकोनॉमी से संबंधित। तो थ्योरी तो हमारा थ्योरी है, पूछ रहा है, जैसा पूछा है वैसा थ्योरी लिखना है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के संबंधित अगर क्वेश्चंस के हमें आंसर बनाने हैं तो हमें ज़रूरी है कि इंडियन इकोनॉमी में रोज़ क्या क्या हो रहा है उस पर हमारी नज़र हो। इंडियन इकोनॉमी में जो भी चीज़ें आसपास हमारे घटित हो रही हैं उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। और वो नज़र कैसे होगी, हमें हर चीज़ ध्यान देना है? बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है, हमें अपने सिलेबस को ध्यान में रखना है। जैसे मान लिया जाए कहीं अगर बजट पारित हो रहा है तो हमें देखना है कि बजट में क्या क्या चीज़ें आई, क्योंकि बजट हमारे सिलेबस में है। इसके बाद यदि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी घटना घटित हो रही है, हमारा आयात कम हुआ, निर्यात बढ़ा, उससे संबंधित कोई भी घटना घटित हो रही है, चूँकि हमें पता है कि आयात और निर्यात से संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हमें उस पर नज़र रखनी होगी और रोज़मर्रा के जो पेपर हम पढ़ रहे हैं उसमें से कटिंग करके या नोट्स बना के हमें रख लेना होगा। इसी के साथ साथ यदि हम अगर इंडियन इकोनॉमी के कुछ और पार्ट्स पे जाएँ, जैसे CRR है, SLR है, बैंक रेट है, इनसे संबंधित चीज़ों पे हमारी नज़र रहनी चाहिए। वो तब रहेगी जब हमें पता होगा कि हमारा सिलेबस क्या पूछता है, हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। यदि कोई औद्योगिक नीति में परिवर्तन हो रहा है या कोई हमारे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, किसी नवरत्न कंपनी का जोड़ा गया, किसी नवरत्न कंपनी को हटाया गया, किसी का विनिवेश किया गया, इन सभी चीज़ों को अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो न्यूज़ आ रहे हैं उससे अगर हम जोड़ के लिखते हैं तो प्रश्न का हमारा आंसर का जो क्वालिटी होता है वो उन लोगों की अपेक्षा कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा जो कि हमारे रोज़ जो पहले के पैटर्न पे लिखे हुए हैं। कल का पूछा हुआ भी, कल के आए हुए न्यूज़पेपर का सार भी आज लिखा जा सकता है, जो कि इंडियन इकोनॉमी में होता है। इसके साथ साथ ये ज़रूरी नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमी सबने ले रखी हो, तो उस आधार पे डिपेंड करता है कि हमारा एग्जामिनेशन का हमारा वैकल्पिक विषय क्या है। तो जब वैकल्पिक विषय का हमारा सिलेबस तैयार होगा, चाहे वो किसी भी वैकल्पिक विषय हो, सामान्य अध्ययन हो या हिंदी का सिलेबस अगर हमें पता है, तो हम अगर कहीं मंथन भी कर रहे हैं, किसी से डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो चीज़ें उभर के आती हैं और उससे कुछ नए विचार उत्पन्न होते हैं जो कि हमारे मेंस में काम आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम यही इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो भी तैयारी करें उसके लिए हम अच्छी और समयबद्ध रणनीति बनाएं और उसके साथ साथ सिलेबस को
ध्यान में रखें, उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स बनाते रहें, उन नोट्स पे चर्चा परिचर्चा और बार बार लिखने का अभ्यास अवश्य ही करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि आपको जो रणनीति हमने बताई वह काम करेगी और वो आपके सफलता में सहयोग करेगी। और नेक्स्ट में हम अन्य चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।